भारत की 78th इंडिपेंडेंस डे पर हम सब भारतीयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 78 या 77 सालों से अगर हम एग्जैक्टली कहें तो एक नया भारत नए ढंग के साथ दुनिया में अपना मुकाम बना रहा है। और अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें भारत को कितना शरीक किया जाता है, क्योंकि 1.4 बिलियन लोगों का ये देश जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, स्टॉक मार्केट में 4थी बड़ी पावर है और अपनी पॉपुलेशन और सिविलाइजेशन के एतबार से वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ एक पैरेलल सिविलाइजेशन है, मगर इसकी दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स पे सच एज यूनाइटेड नेशंस पे कितनी से है और कितना इसका मुकाम है, ये है अगला कदम भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। और आज के 78 इंडिपेंडेंस डे पर हम ये बातचीत कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ, भारत से तशरीफ लाए हैं, आप सबकी जानी पहचानी हस्ती हैं तुफैल चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद करम, मुझे बुलाने के लिए और वक्त देने के लिए। देखिए, आपके साथ स्काइप पे या स्टीम यार्ड पे बात होती थी, ये तो एक बहुत ही नादर मौका है जी 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 कि आप हमारे स्टूडियो में बैठे हुए जी 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 और तशरीफ लाए खासतौर पर धर्मा लिट फेस्ट और साउथ एशियन लिटरेरी फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए। पाकिस्तान भी बना एम्पुटेशन ऑफ भारत के नतीजे में। पाकिस्तान बना नहीं, पाकिस्तान धरती का हिस्सा छीन लिया गया। मैं वही कहने वाला हूँ कि एम्पुटेशन ऑफ भारत हुआ, लेकिन अब वो एक देश है। दुनिया में ब्लंडर बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे ब्लंडर्स के नतीजा में नए देश बने हैं, उसमें एक पाकिस्तान भी है, जिसके लिए एक शेर है हमारे दोस्त इजाज कमर राजा का, कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, मेरे बुजुर्गों ने सोच कर घर नहीं बनाया। ये एक पाकिस्तानी शायर इजाज कमर राजा का शेर है जो मैं 12-13 साल से अपने इसी शो में बार बार दोहराता हूँ, पढ़ता हूँ। कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, मेरे बुजुर्गों ने सोच कर घर नहीं बनाया। तो तुफैल भाई, मैंने आपकी बात तोड़ी। मैं अब आपसे कहना चाहूँगा कि आज का भारत जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, जिसके टुकड़े किए पाकिस्तान बना और उसमें से फिर भारत ने मदद की एक नया देश बनाने की जिसका नाम बांग्लादेश है, उसका भी हाल हम सब के सामने है। जी 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 ठीक है, ये दोनों देश भारत की धरती से निकले, कहाँ खड़े हैं ये सभी देश? सबसे पहले देशवासियों, आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। भारत माता जगत जननी बने, जगमगाए, आप हम सब सम्मानित हों, यशस्वी हों। सैकड़ों बरस की गुलामी के बाद हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए, मगर जिन लोगों के हाथों में, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, जिन लोगों के हाथों में हिंदुस्तान की आज़ादी मिलने के बाद बागडोर आई, वो हिंदुस्तानी जहन के नहीं थे। नतीजा ये निकला कि उन्होंने इसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा, इसके मिजाज को नहीं समझा, पाकिस्तान किस सबब बना उसका ख्याल नहीं किया और बहुत सारे ऊटपटांग काम किए। पाकिस्तान बनाने वाले जो लोग थे, उनको इस धरती का जो सबसे अच्छा सरसब्ज हरा भरा इलाका है, जहाँ सारी नहरें थीं, आबपाशी थी, मट्टी बहुत ज़रखेज़ थी, वो इलाका मिला है पंजाब। असली पंजाब तो उधर चला गया। ऐसा ही बांग्लादेश था, उस वक्त पाकिस्तान था, ईस्टर्न पटसन का, जूट का सेंटर था। और ये बर्बाद क्यों हो गए? ऐसा क्यों कर है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी हमारे बराबर नहीं, हमसे आगे थी 47 के बाद, और सब जवाल होता चला गया। तो अगर हम सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं किसी बात को, तो किसी सिचुएशन को तब्दील करना चाहते हैं, तो उस प्रॉब्लम की सही छान फटक, अगर बीमारी का तखमीना नहीं लगाया, उसकी जानकारी नहीं की, तो इलाज नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसका जवाब पाकिस्तान के लीडर्स को देना चाहिए, उनका काम है। ज़ियाउल हक, आखिर क्या सबब है कि हिंदुस्तान में एक बार भी
मिलिट्री कू नहीं हो पाया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं आ पाई। पाकिस्तान की शुरुआत से ही ये चल रहा है। क्यों ऐसा हो गया? अवाम क्यों सामने नहीं आए? मिलिट्री को क्यों ये हक दे दिया गया? और आखिर में ज़ियाउल हक ने तो बिल्कुल ही नाश कर दिया। पूरी फौज जो एक ब्रिटिश सिस्टम से निकली थी उसको जहरीला बना दिया। मैं इस को बहुत मज़ीद कड़वाहट की तरफ नहीं ले जाना चाहता, मगर समझिए, करेले को मीठा करना है ना तो उसकी खाल छीलनी पड़ेगी, और वो खाल हरी है, उसको छीले बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ये है असली प्रॉब्लम। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इसका ख्याल नहीं करेंगे। आखिर हम 5वीं इकोनॉमी बन गए। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था हमारे पास क्या था? मैं एक पुराने फ्यूडल फैमिली से आता हूँ, ज़मींदार फैमिली से आता हूँ। शहर में जो कुछ अच्छी चीज़ थी वो हमसे मंसूब थी। पहली गाड़ी हमारे ख़ानदान में आई, पहली बिजली हमारे घर में जली, पहला रेडियो हमारे यहाँ आया, पहला टीवी हमारे यहाँ आया, पहली साइकिल हमारे यहाँ आई, पहली फलानी चीज़। यानी बकिया सारा शहर मोहताज बैठा है। आज हर घर में गाड़ी है। आज कोई राजा साहब का लिहाज नहीं करता। आप होंगे, किसी को परवाह नहीं है। मगर पाकिस्तान में फ्यूडल सिस्टम आज भी चल रहा है, वडेरे आज भी हैं। तो जब वडेरे हैं और वो एक आदमी के पास 1 गज जगह नहीं है और एक के पास 50,000 एकड़ है, तो वो कैसे आगे बढ़े? कौन सा तरीका निकाले इसके अलावा कि वो अपना देश छोड़ के बाहर चला जाए? और कोई जरिया ही नहीं है। तो अपने प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए जो ओरिजिनल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ भी थी। हमारे पास मेरे पिता ने मुझे बताया था, इसका सच मैं नहीं जानता, कि जब उन्होंने ज़मीन संभाली थी 40,000 एकड़ थी, आज 100 एकड़ है हमारे पास, और वो भी 3 भाइयों के नाम। जाहिर है कि जो 40,000 में से 100 एकड़ के अलावा 39,900 एकड़ है वो आम आदमी बट गई। सबके पास पैसा आ गया, सब मेहनत कर सकते हैं। अब एक आदमी 50,000 लिए बैठा है, वो किसी को कुछ करने ही नहीं देगा। आप लेबर बन सकते हैं उसके पास। तो ये जो पुराने सिस्टम हैं, इनसे पाकिस्तान को बाहर आना चाहिए। बांग्लादेश आया 71 में, वैसे ये बात सामने होनी चाहिए। पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में जो सबसे गहरे जख्म दिए गए उनमें से एक है डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946। एक दिन के जुलूस में 10,000 हिंदू मार दिए गए थे। कौन थे उसको करने वाले? शहीद सोहरावर्दी जो सीएम थे, और उनका राइट हैंड कौन था? मुजीबुर रहमान। ये है, ये फैक्ट हैं। ये बिल्कुल नॉन कम्युनल लोग नहीं है, मगर 71 आते आते उनको अक्ल आ गई और उन्होंने काम किया। 4 साल बाद उन्हें चटका दिया गया। उनको बचाने के लिए काओ साहब गए थे, रॉ के चीफ, कि निकल लीजिए, मार दिए जाएंगे। उनका नहीं, मैंने तो इस फौज को यूं किया, मुँह किया, छुड़ाया, फलाना किया, कौन मुझे मारेगा? 4 साल बाद उनका काम हो लिया। उस मामले को जरा सी भी चाबी न तो उनकी बेटी ने लगाई, न उन्होंने किया। वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी परसिस्ट करती है। अब निकल कर भागना पड़ा। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात से कि शेख हसीना निकल के भाग क्यों आई? मर जाती हैं अपने लोगों के साथ। आप लीडर हैं, आपका काम है एक लोगों को नेतृत्व देना, आप भाग रहे हैं, तो फिर तब्दीली कैसे आएगी? वहां जो बदअमनी फैली हुई है, इसको चैलेंज कौन करेगा? कौन सामने ताल ठोक के आएगा? ये बहुत खराब बात है। बहरहाल अब जैसा है सो है। तो ये एक और बुनियादी बात जहन में मेरे खाकसार की ये है कि अगर ह्यूमन राइट्स के बारे में आपने काम नहीं किया, यानी हम सब बराबर हैं, आप बादशाह में गुलाम हो, ये नहीं चल सकता। मेरी बीवी मुझसे जरा सी भी कमतर है, ये नहीं चल सकता। ह्यूमन राइट्स दीजिएगा, इंसान को बराबर समझिएगा, सब चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं। और यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान बांग्लादेश की। हिंदुस्तान में भी कदरन कम है, मगर बहुत तब्दीली आई है, बहुत तब्दीली आई है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे सब कुछ ठीक होता है। बहुत अहम ढंग के साथ आपने सूरत हाल को वाज़े किया। पाकिस्तान के जो मसाइल रहे वो आपने बहुत अच्छे तरीके से सम अप किए। डिक्टेटोरियल वहाँ का सेटअप, जागीरदारी, माइंडसेट का मसला, ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी पाकिस्तान से फूटी। जो जुल्म बांग्लादेशियों के साथ, बंगालियों के साथ किया, जिसके नतीजा में फिर बांग्लादेश बना, और फिर बांग्लादेश के हवाले से जो आपने उनकी हिस्ट्री बताई,
हुसैन शहीद सहरवर्दी का आपने जिक्र किया, वो जो डायरेक्ट एक्शन का था, वो एक बुचर जो उनका एक्शन था वो आपने बताया। आज हम 77 ईयर्स बाद देखते हैं कि भारत, एक नया भारत जो हज़ारों साल पुरानी धरती है, कई उसके रंग रहे, कई उसकी शक्लें रहीं, लेकिन अब वो मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी का हिस्सा है 77 ईयर से। और पाकिस्तान उस तरह कुछ नहीं बन सका, भारत हर जगह आगे आ गया। कुछ हम क्वेश्चंस भी लेंगे अपने व्यूअर्स के, मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने एक बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि बदकिस्मती से भारत में भी कुछ ऐसी राजनीति रही जो काश ना होती। उस राजनीति की वजह से भारत उतना आगे वर्ल्ड स्टेज पर ना जा सका जितना जा सकता था, मगर अपने साइज, अपनी पॉपुलेशन की वजह से भारत इग्नोर नहीं हो सका दुनिया से। भारतीयों ने मेहनत की, हमने देखा वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ड्यूरिंग द पास्ट 30 ईयर्स चीन ने मेहनत करके एक बहुत बड़ा समाज इस्टेब्लिश कर दिया, मगर बदकिस्मती से चीन के साथ भारत के पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल ताल्लुकात अच्छे ना रह सके, वो चीन की एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसियों की वजह से। लेकिन भारत इससे डरा नहीं, भारत आगे बढ़ता रहा, इसीलिए तो 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कुछ महीने पहले या शायद 1 साल पहले कि उनकी इच्छा है कि भारत 25 सालों बाद एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। जिस तरह आज हम कनाडा में आपके साथ फिर रहे हैं तो हम ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो भारत के लिए भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ये इच्छा है ऐसा हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि भारत जो अपने ऑब्स्टेकल्स हैं उनको दूर करने में कामयाब हो जाएगा? दुनिया भारत को इग्नोर नहीं कर सकती, ये हम जानते हैं, और भारत का मुकाम अपनी जगह पे और सिविलाइजेशन, पैरेलल सिविलाइजेशन के तौर पर भारत मौजूद है दुनिया के इस नक्शे पे और हमेशा रहेगा। तो आगे का सफर भारत का कैसे आपको दिखता है? मैं थोड़ा सा इसे पास से लेना चाहूँगा जी। हमारा जो मरज है रहा वो सोशलिज्म था। हिंदुस्तान के आइन में सोशलिज्म नहीं था, इमरजेंसी में इंदिरा जी ने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म डाल दिया। सोशलिज्म क्या है ये समझ लेना चाहिए। एक तो जिन 2 क्लासेस की वो बात करता है सोशलिज्म के, एक वो हैव्स हैं और एक हैव नॉट्स हैं, जिनके पास सब कुछ है, और एक वो जिनके पास सब कुछ नहीं है। ये 2 क्लास कभी होती ही नहीं। एक इंसान जिसके पास मर्सिडीज है उसके मुकाबले में होंडा वाला वो हैव नॉट्स में आ जाएगा, उसके मुकाबले कोई और छोटी गाड़ी वाला और साइकिल वाला नीचे। ये कभी भी एक ग्रुप में नहीं होते, चेंज होते रहते हैं। तो आप जिसके पास नहीं है उसको रोशनी दिखा रहे हैं, उसकी आंखों में सपने सजा रहे हैं कि ये जो मेहनत कर रहा है, ये जो फैक्ट्री लगा रहा है, जो बड़ा काम कर रहा है, इससे छीन के टैक्स लगा के तुम्हें दे देंगे। सोशलिज्म लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस को उठाने, लोगों को पैसे वाला बनाने, लोगों को कामयाब बनाने का काम नहीं है, सारे लोगों को बर्बाद करने का सिस्टम है। सबकी ऐसी तैसी हो जाए, इस चक्कर में लगे रहते हैं। ये जो ढंग है, इससे कभी भी दुनिया में कहीं कामयाबी नहीं आ सकती। चाइना आया तो किस लिए आया कि वहां बिल्कुल क्लियर कट कैपिटलिज्म, उन्होंने सीधे कह दिया कि भाई मुद्दा ये नहीं है कि बिल्ली काली है सफेद, मुद्दा ये है कि वो चूहे पकड़ती है कि नहीं। ये चाइना के प्राइम मिनिस्टर का जुमला है कि आप पैसा कमाइए, आगे बढ़िए, और उसके लिए आप बोझ कम करेंगे। हिंदुस्तान में आप तसव्वुर कर सकते हैं, ये जमाना रहा इंदिरा गांधी के वक्त में कि एक सीमेंट का कट्टा लेने के लिए एसडीएम की परमिट की जरूरत थी। मेरे घर में दीवार टूट गई है या प्लम्बिंग की कोई प्रॉब्लम है, मुझे 1 कट्टा सीमेंट चाहिए, तो इसके लिए परमिट लेना होगा। अब वो एसडीएम परमिट क्यों देगा? वो उसके लिए कुछ ना कुछ घूस रिश्वत चलेगी, यानी जो काम 100 रुपए में होना था वो काम 300 रुपए में होगा। ये जो पूरा सिर्फ निजाम बना दिया गया और सपने दिखाए गए, गरीबी हटाओ, बेसिकली गरीबी नहीं बन रही थी, सारे गरीब बनाए जा रहे थे। इतनी बुरी तरह से टैक्स लगा के जो दुर्गत की जा रही थी, इसको नरसिम्हा राव साहब ने खोला, और उसके बाद हम देखते हैं कि तब्दीली बड़ी तेजी से आई। आज हर आदमी के पास हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से
हिंदुस्तान में कोई 160 करोड़ मोबाइल हैं। एक टेलीफोन के लिए 10 साल, लैंडलाइन का टेलीफोन जो मिलता नहीं था उसके लिए 10 साल की वेटिंग थी। यह है नतीजा सोशलिज्म का। तो ये जो आगे अगर बढ़ना है तो आपको आजाद परिंदे को खुला आसमान देना पड़ेगा। उस खुले आसमान के खतरे हैं, उस पे बाज झपट सकता है, हवाएं उसे गिरा सकती हैं, बरसात उसके पर गीले कर सकती है, वो गिर सकता है, मर सकता है, मगर वो आसमान छू भी सकता है। आपको ये करना पड़ेगा और वो कभी किया नहीं गया। अब बदलाव आया है और मोदी जी के ज़माने में और बीजेपी के गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ तब्दीलियां की हैं। अब वो जो छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे एक सेल्स टैक्स का, मैं हिंदुस्तान के सिलसिले में शाम ढले सारे सेल्स टैक्स वाले इकट्ठे होकर हाईवेज के किनारे शहरों में घुसने वाले रास्तों पर बैठ जाते थे। जो माल आया रोका और उनसे पैसे वसूले। एक मामूली क्लर्क 2 से 2.5 लाख रुपए रात के कमाता था। अब आप पर्चा भरिए, सेल्स टैक्स वाले बिल्कुल किनारे कर देंगे, आपको कोई हक ही नहीं हमसे पूछने का हम क्या ला रहे हैं। हमारे पास परचेज होनी चाहिए, हम सेल कर रहे हैं, सारा सारा बना दिया। एक बड़ी आसानी कर दी इनकम टैक्स में। तो ये गवर्नमेंट के जो जितने कानून हैं वो दूसरे की नाक में नकेल करने के लिए, उन सब से आज़ाद करते चले जाइए, हिंदुस्तान बड़ा बन जाएगा। आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसी रास्ते यूरोप आगे बढ़ा है, उसी रास्ते अमेरिकन, और अभी भी फ्यूडल मेंटेलिटी है। आम हिंदुस्तानी से मैं जो यहां भी होगा उससे ही बात करता हूं। आपके ऑफिस में आपका मुलाजिम क्या आपके सामने बैठ के चाय पी सकता है या नहीं? हमारे यहां आज भी है हिंदुस्तान में कि वो सामने हाथ बांध के खड़ा होगा, यानी आप क्लास बना के रखे हुए हैं। तो कैसे चलेगा? क्योंकि मैं अगर किसी के लिए बड़ा हूं तो मुझसे भी तो 1000 बड़े हैं। आपको ये स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। 1947 में हम आज़ाद कहने के लिए हुए, आज़ादी अभी भी हमारे दिमागों में नहीं है। पाकिस्तान से अगर हम मवाजना करें तो बहुत बेहतर हैं हम, मगर अभी भी बहुत पीछे हैं। अगर हम इस सिलसिले में संजीदगी से काम करें, और मोदी सरकार काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े काम। आप तस्वुर करें कि रोज़ की शायद 145 किलोमीटर सड़क बन रही है। एक दिन में वो सड़क इतनी नहीं बन सकती, उसके लिए लंबा चौड़ा काम चलता है। मगर जब मैं अपने शहर से निकलता था, आगरा जाते थे, 7 घंटे का सफ़र था, आज 2 घंटे में हम आगरा पहुंचते हैं। मतलब माल भी उसी तेज़ी से पहुंचेगा, लोग भी, परचेजर भी उसी तेज़ी से आएगा, इकोनॉमी फास्ट हो जाती है। इसी पर कामयाब चाइना हुआ। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिन लोगों ने सोचा कि साहब हम ऐसी फैक्ट्री लगाएंगे कि जो एक छोटी सी आपने बटन बनाना है, वो 2 लाख बटन, 3 लाख बटन रोज के बनाएगी। जाहिर है कि बटन बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा, उस बटन सप्लाई कैसे होगा, पेमेंट कैसे आएगा, 1000 चीजें सोचनी पड़ती हैं। उस सबको वो लोग कर गए। अब भारत उस दौड़ में है, और मुझे लगता है कि 3-4 साल के अंदर बिल्कुल बराबरी से खड़े होंगे हम। मेहनत आदमी करना चाहता है, काहे के लिए? कामयाबी के लिए। मगर उसको मेहनत करने का रास्ता तो दीजिए, जरिया तो बनिए उसको एक बार खुली फजा में सांस ले सके, इसका मौका दे दीजिए, फिर देखिए वो क्या कर सकता है। हिंदुस्तानी कामयाब तो हर जगह होंगे, मगर उसको करने के लिए थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। अभी तक तो ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हावी थी, बिल्कुल कंधों पर सवार थी। अब एक आदमी का वजन 100 किलो है, उसे दौड़ना है, उसके ऊपर 200 किलो लाद दो तो दौड़ेगा कैसे? तो अब काफी आसानी हो रही है। जी, बहुत अहम बातें आप कर रहे हैं। हम अब बीच में सब क्वेश्चंस भी लेते हैं, अगर वो आ रहे हैं। जी, रागनी कपूर का क्वेश्चन है, वुड इंडिया बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इन नेक्स्ट 25 ईयर्स? मैंने भी इस बात को 25 साल ज्यादा हैं 10 साल के अंदर, जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं 10 साल के अंदर। अगर कोई पॉलिटिकल अप ही नहीं, वो देखिए, ये बर्फ का गोला ढाल पर लुढ़क रहा है, ये अब रोका नहीं जा सकता, और कोई रोकने की, इसके आड़े आने की कोशिश करेगा तो पब्लिक को चल देगी। अच्छा, अब तो मतलब लोगों ने सपने देख लिए हैं, आंखों में आ गए हैं कि कामयाबी आती है, तो रोका नहीं जा सकता। मैं एक और क्वेश्चन इसके साथ जोड़ता हूँ। बांग्लादेश में हमने देखा, उसमें इंटरनेशनल फोर्सेस का भी, ये जो अभी स्टूडेंट मूवमेंट का जो है मामला हुआ, उसका भी हाथ होता है। मगर बुनियादी तौर पर यंग जनरेशन जो है बांग्लादेश की,
वो भारत में भी उतनी ही परसेंटेज में है, पाकिस्तान में भी उतनी परसेंटेज में है। पाकिस्तान की बात तो मैं थोड़ी आगे चल के खुद कर दूंगा कि वहाँ तो पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, मगर भारत में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, नौजवान लोगों में है फ्रस्ट्रेशन। बांग्लादेश वाली जो कैफियत तो खैर हरगिज़ नहीं है, मगर वो वाली फीलिंग कोई पॉलिटिकल जो भारत के सेक्शंस हैं वो उभार सकते हैं। देखिए, हिंदुस्तान कामयाब ना हो इसमें चाइना की दिलचस्पी है। अमेरिका जाहिर नहीं करता मगर उसकी भी दिलचस्पी है। वो हमें चाइना के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर हमारे परों में हवा नहीं भरने देना चाहते। वो उसका एक अपना मिजाज है। आखिर हिंदुस्तान पार बन जाएगी, हम बढ़ जाएंगे तो जाहिर है कि दूसरे का बिजनेस हमारे हाथ में आएगा ना। हमारे हाथ में पैसा आने का मतलब दूसरे के पास कम आना, ये होगा। तो उनकी कोशिश भी यही है, वो इस तरह से करना चाहते हैं। और इसके लिए सबसे आसान है कि बलवे करा दीजिए, टेंशन क्रिएट कर दीजिए। अब जिस जगह बम पड़ रहे हों या धुआं झगड़े हो रहे हों, लाठियाँ बज रही हों, पथराव हो रहा, वहाँ कौन बिजनेस करेगा, किसके बस का है? तो छोटी छोटी फ्रिक्शंस को बड़ा करना, फॉल्ट लाइंस को बड़ा करना। और फॉल्ट लाइंस का सबब ही यही है कि हमने इंसान को बराबर नहीं समझा है। जिस दिन ये जहन में लोगों के बैठ गया कि हम सब बराबर हैं, और ध्यान रहे इसका जो गरियाया जाता है हिंदुओं को, हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये कभी भी इनमें कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण बड़ा है और शूद्र छोटा है। ये पॉलिटिकल एक फाइनेंशियल इकोनॉमिकल डिवीजन था कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। एक बहुत मशहूर गांधीवादी हैं धर्मपाल जी, उनकी किताब है पीपल्स ट्री, पढ़िए आप। ब्रिटिश पीरियड में जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, जिसके दक्षिण के सारे हिस्से, कर्नाटक तो मुंबई प्रेसिडेंट में था, बाकी सारे के सारे हिस्से उसके हैं, उसमें डाटाज हैं 87% पढ़ने और पढ़ाने वाले सारे शूद्र हैं, दलित हैं, जिन्हें आज ये कहा जाता है कि सैकड़ों सालों से पढ़ने नहीं दिया गया। ये बात ही सिरे से गलत है, फिजूल है। ये तो ब्रिटिश डाटा है, कागज पर लिखा हुआ है सारा का सारा। उसके बावजूद ये अब इस सोच में लगेंगे और न बौद्ध फलाना और ढिमाका हम करेंगे तो बराबरी कहाँ से आएगी? बराबरी नहीं आएगी तो हम जूझते रह जाएंगे, बजाय समस्या से बाहर निकलने के समस्या की तिक्का बोटी पे लगे रहेंगे। तो हिंदुस्तान में ये काम करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जिनकी दिलचस्पी है। कास्टिज्म को फैलाना, कास्ट बेस पॉलिटिक्स करना, इस किस्म की बातें वो सिर्फ इतनी है। जैसे मैं बिहार के तय अर्ज करता हूँ, बिहार में लालू प्रसाद यादव, उनके फैमिली के लोग और उनके गैंग के लोग, गैंग मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1 आध साल नहीं दर्जनों साल वहाँ पर उनका सरकार रही है। मेरा जो स्टाफ है 2 लोग, मेरा जो ऊपर के काम करने के लिए लड़का है और दूसरा ड्राइवर, दोनों के दोनों बिहार से और यादव हैं। आप सब कुछ सपने सजाकर, होता क्या है कि आपके खानदान के लोगों के पास पैसा आता है, आम यादव तो भूखा पैसा है, वरना वो अपना घर छोड़ के नोएडा में क्यों आएगा? उसका कारण ही है कि वहां उसको रोटी नहीं मिलती, उसको काम नहीं मिलता, पीने का पानी आज भी नहीं है, कुएं से पानी भर के पीते हैं। तो आप क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं? तो ये जो जाती मफाद के लिए बेईमानियां की जा रही हैं, इससे बाहर निकलना पड़ेगा और कानूनों को सख्त करना पड़ेगा कि ऐसा जिसने किया उसकी खाट खड़ी कर दी जाएगी। इनकम टैक्स की बेईमानी किसी ने कर ली तो मुर्गा बनेगा, ये बचेगा नहीं। जैसा यहां पर है कि यहां ये नहीं किया जा सकता, वहां बड़ी आम बात है। आप सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो सरकार उसी टैक्स से तो सारे काम करती है। पुल कहां से बनेंगे, रोड कहां से बनेगी, मेडिकल कॉलेज कहां से आएगा, फलाना काम कहां से होगा, वो सारा का सारा रोक रखा है। तो फॉल्ट लाइंस को बढ़ाने में हमारी ख़ास तौर से हमारा जो पप्पू है, पता नहीं यहाँ पर ये बात मुनासिब रहेगी, पप्पू और इसकी पार्टी के लोग और इसके हिमायती इसी में लगे हुए हैं, वो यही काम कर रहे हैं। ग्रोथ चाहते ही नहीं, क्योंकि सॉल एलिंस्की जो रूल्स ऑफ रेडिकल्स उसकी किताब है, उसमें एक जुमला है, संघर्ष करते रहिए, संघर्षों से अवसर निकलते हैं। यानी बदमनी फैली रहे तो इसमें से मौका निकलता है, तो उस पर वो काम कर रहे हैं लगातार। पंगा इसलिए करना है कि उसमें से रास्ता निकलेगा। जो इस बार बीजेपी का वोट कम हुआ है उसका सबब ये है,
कि वहाँ इतनी बड़ी उलझन फैला दी, ऐसे झूठ बोल दिए कि वो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसका जवाब भाजपा नहीं दे पाई। तो उनकी दिलचस्पी दुनिया के लोगों की दिलचस्पी है कि हम कमज़ोर रहें। हम कमज़ोर रहेंगे तो भी तो आपको माई बाप मानेंगे, वरना ताल नहीं ठोकेंगे। तो ये मसला है। आपने कहा कि 25 साल तो दूर की बात है, भारत के इम्कानात डेवलप्ड नेशन के तौर पे 10 साल में है। मगर इसके साथ साथ आपने चैलेंजेस का जिक्र किया। आपने कहा कि बिहार के, जैसे आपने मिसाल दी कि बिहार के ऐसे गांव हैं जहां आज भी पानी हासिल करना बहुत दुश्वार है। और फिर आपने जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे राहुल गांधी के हवाले से आपने कोट किया, आपके ख्याल में उनकी जो राजनीति है वो भारत को आगे लेकर जाने वाली नहीं है। तो इतने बड़े चैलेंजेस होने के बावजूद क्या फिर भी आप समझते हैं कि 10 सालों में, 25 सालों में भारत एक बिल्कुल डेवलप्ड नेशंस, जैसे हम चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड का देखते हैं, हम उस लेवल पे पहुंच पाएंगे? मैं अपना एक शेर सुनाता हूँ जी। आपको। मेरी हालत बदल पाएगी तय है, मेरी हालत बदल जाएगी तय है, अगर आंखों में सपना जाग जाए। हिंदुस्तानियों की आंखों में सपने आ गए हैं, इसलिए वो कितना भी कुछ करें, एक 5 बरस का वक्त समझा देगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये ख़राब सियासत करने वाले लोग हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और इसका जो फ़ायदा है, उनके मफाद उनके ज़ाती हैं, वो आम आदमी के नहीं हैं। ये समझने के लिए मुझे नहीं लगता कि 5 साल से एक टर्म में और समझ में आ जाएगा। थोड़ा बीजेपी को भी सुधरने की ज़रूरत है। बीजेपी भी कुछ मानों में बहुत ढीली पार्टी है, जिसको सख्ती के साथ काम करना चाहिए। जैसे मैं आर्टिकल 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, मगर 35A और आर्टिकल 370 ये था कि जम्मू कश्मीर में कोई बाहर का आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता, वोट डालने का राइट नहीं मिल सकता, मगर उसमें बैकडोर से एंट्री कर दी और उसमें डोमिसाइल लगा दिया 15 साल का। अब 15 साल से जो कश्मीर में रहता वही ज़मीन ले सकता, तो फिर 370 लगा दी। तो ये ड्रामा काहे के लिए किया? तो इन चीज़ों से बचो और संजीदगी से काम करो, निश्चित रूप से हिंदुस्तान साथ देगा। आपने अपना शेर पढ़ा, तो मैं अक्सर जब भी आपकी बातचीत सुनता हूँ या आपके साथ बातचीत करता हूँ तो सोचता हूँ कि आपके साथ हमारी पॉलिटिकल कमेंट्री रहती है, जो दुनिया का विचारधारा है जियो पॉलिटिक्स के हवाले से, उससे बात होती है। बुनियादी तौर पर तो आप एक बहुत सॉलिड शायर हैं और गज़ल के साथ जुड़े हुए हैं, और उसी जुड़त की बिना पे आपने अपना तखल्लुस तोफ़ैल हमेशा से अपने नाम की तरह ही आगे लेकर बढ़े आप। और अभी जो हमारा कैनेडियन साउथ एशियन लिटरेरी फेस्टिवल, आर्ट गैलरी ऑफ बर्लिंगटन हमारे पास ही है, टोरंटो का, ग्रेटर टोरंटो एरिया का जो हिस्सा है, तो मैं आपकी वसातत से अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि आपकी शायरी सुनने के लिए ख़ास तौर पर वो 17 अगस्त और 18 अगस्त को वहाँ आएँ, क्योंकि आप उर्दू के हवाले से, उर्दू और हिंदी के हवाले से भी वहाँ पे बहुत सारी जो बातचीत है वो करेंगे, बहुत सारे मुबालगे और मुगालते जो हैं उनको दूर करेंगे। और मेरी ये इच्छा जब भी आपके साथ कम्युनिकेशन होती है रहती है कि मैं किसी दिन जियो पॉलिटिक्स से हटके सिर्फ इन्हीं मौज़ूआत पे बातचीत करूं, मगर बदकिस्मती से जियो पॉलिटिक्स हमें अपनी वो कोर्ट से बाहर निकलने ही नहीं देते। खैर, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ व्यूअर्स को कि 17 प्लीज आइए भाई जी, प्लीज 17-18 को अच्छा लगेगा आप सब लोगों से मिलके। कनाडा में एक बड़ा अच्छा खासा भारी भरकम हिंदुस्तान है, हमारी ज़बान है, हमारी अपनी शायरी है, कुछ आपसे बात करते हैं, मज़ा आएगा मुझे आप लोगों से मिलके। आइए। और इसके साथ साथ जो हमारे यूएस के व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि 17-18 अगस्त को तो हम बर्लिंगटन में कर रहे हैं, फिर यही सिलसिला आगे चल के शिकागो में हार्पर कॉलेज के ऑडिटोरियम में 24 अगस्त को कर रहे हैं, जिसमें आप, मैं, कुशल मेहरा, श्याम और बहुत सारे वहाँ के लोकल ऑथर्स सब वहाँ शिरकत करेंगे। तो यानी आपसे अब नॉर्थ अमेरिकन भारतीयों
के लिए अपॉर्चुनिटी है आपसे और दूसरे साथियों से मिलने के लिए। आरिफ जाकिया जी भी यहाँ पे होंगे और शिकागो में होंगे, तो इतने बड़े बड़े नाम, इन सब से मिलने का मौका हमारे व्यूअर्स को मिलेगा। तो खैर ये मैं मौजू इस वक्त नहीं छेड़ता, क्योंकि आज हम इंडिया पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान की एक जो एम्पुटेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए क्रिएशन हुई, वो एक देश बना, और भारत हज़ारों सालों से एक धरती है, वो एक नए रूप के साथ सामने आई। बांग्लादेश एक नया देश बना, वो भारत अगर ना बनाता तो ना बन पाता। मुझे एक लम्हा जी दीजिए। ये गलतफहमी बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों को है जी। बांग्लादेश भारत ने नहीं बनाया। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले ईस्ट पाकिस्तान से, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, ज़्यादा पार्लियामेंट की सीटें आई। राइट। मुजीबुर रहमान को पीएम बनना था, मुजीबुर रहमान को पीएम नहीं बनने दिया और वहाँ पर फौजें उतार दी। दसियों लाख लोग, शुरुआती दौर में हिंदू ज़्यादा मारे गए, फिर वहाँ बंगाली मारे गए, मारा गया। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में आ गए। उसके बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना। हिंदुस्तान की कोई दिलचस्पी बांग्लादेश बनाने में नहीं थी। अगर मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया होता तो कुछ नहीं होता। एक करा धरा सब टिक्का खां का, और वो था हमारा जनरल उस समय जी याहिया खां, और ये नियाजी, और ये हमारा भुट्टो, इन सब का काम था। इसमें भारत कहीं जिम्मेदार नहीं है। नहीं, भारत जिम्मेदार तो नहीं है, मगर ये बात भी रियलिटी है कि भारत अगर बांग्लादेश की मदद ना करता, हालांकि भारत ने मदद बहुत देर से की, 1-1.25 साल बाद की। हाँ, शेख मुजीबुर रहमान गए, इंदिरा गांधी से मिले, उन्होंने कहा कि मैडम जब हम सारे मारे जाएंगे तो तब आप जागेंगे, इस तरह की बात। जी जी जी, मुझे जानकारी में। ठीक है। तो ये एक रियलिटी है कि भारत ने ह्यूमन राइट्स के लिए और बांग्लादेशियों, नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी ऐसी तैसी हो गई थी हिंदुस्तान की। उस समय पॉपुलेशन मेरा जहां तक ध्यान है 65-60 करोड़ थी। 1.25 करोड़ से ज्यादा बाहर के लोग आ गए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थर्रा गया था। कहां से लाएं खाने के लिए? 1.25 करोड़ लोग एकदम से देश में घुस आए। तो मजबूरी थी हमारी, और लगातार आ रहे हैं। बॉर्डर नहीं, सीज बॉर्डर नहीं था, लगातार लोग आ रहे थे, बहुत बुरी हालत में थे। तो हिंदुस्तान की इंदिरा गांधी दुनिया भर में घूमती फिरी, हाथ जोड़ती फिरी। निक्सन और ये किसिंजर तो पूछ पताव दे रहे थे, वो तो सुन ही नहीं थे हिंदुस्तान की बातें। तो अब मजबूरी में ये सब हुआ है। तो अब इस सारी सिचुएशन में हम चाहेंगे कि एक आध और भी क्वेश्चन लें और एंटरटेन करें। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्यूअर्स, वो क्या चाहते हैं। जी सुहास जी का है कि तुफैल जी, हिडनबर्ग का हाथ कांग्रेस के साथ तो नहीं है, इंडिया का मार्केट गिराना चाह रहे हैं। सुहास सार्डिकर साहब, आपका सवाल बड़ा संजीदा है। ये जो कंपनी है, इसका काम क्या है? ये मार्केट में फ्लक्चुएशन से पैसा कमाती है। सडन गिरेगा तो ऊंची कीमत पर उसे अंदाजा है गिर सकता है, तो बेच दिया, और नीचे गिरते ही उसे कवर कर लिया तो फायदा हो जाएगा। एक चीज उसने 100 रुपए में बेची और वो चीज 3 दिन बाद में उसे 70 में मिल गई, तो 30 रुपये फायदा हुआ ना। तो ये काम तो किए ही जाएंगे, और ये दांव पेच कोई नए नहीं हैं, शेयर मार्केट में होते ही हैं। बढ़ाकर बेचने से खरीदने से फायदा होता है, और गिराकर बेचने खरीदने से भी फायदा होता है। अब ये तो होगा, आप आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया पैरों में बेड़ी डालेगी। आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए कि बेड़ी के साथ दौड़ सकें, या बेड़ी डालने वाले के गले में तौक बना कर डाल दें उसी बेड़ी को। ये तो अपनी सकत है। जी, सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। बीच में एक कुछ हम क्वेश्चन ले रहे हैं। करंट गवर्नमेंट में क्या सुधार होना ज़रूरी है? एक बेसिक बात जो मैंने आपसे कही, बराबरी के राइट्स सबको, ये नहीं है अभी, होनी चाहिए। आप कभी कोशिश करके देखिए हिंदुस्तान में कि आपको एसपी से मिलना है, डीएम से मिलना है, आप पर्ची भेज दीजिए, वहाँ लिखा होगा कि 12 से 1 के बीच में डीएम साहब मिलेंगे। अब डीएम साहब आपको नहीं जानते, या
पर्ची अंदर चली गई, 4 लोग वहाँ पहले से बैठे हैं, तो फलाने साहब फलाने नेता के भतीजे हैं, वो सबसे पहले बुला लिए जाएंगे, चाय भी जाएगी, समोसा भी जाएगा, आप वहाँ बैठे सूख रहे हैं 1 घंटा से। तो ये जो एक सिस्टम होना चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन वहाँ अभी आम बात है, इससे बाहर निकलना चाहिए हम लोगों को। और भी कई सारे काम हैं। अब हिंदुस्तान में तकरीबन 6 करोड़ फाइलें कोर्ट में चल रही हैं, 6 करोड़ मुकदमे। कोर्ट सबको समझाता है तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। भाई तुम खुद क्या कर रहे हो? 6 करोड़ मुकदमे, जिंदगियां गुजर जाती हैं। राग दरबारी जो शिवलाल शुक्ल जी की एक किताब है, बड़ा उम्दा जुमला है, पुनर्जन्म के सिद्धांत की खोज दीवानी अदालत में हुई थी। उससे मुकदमा दायर करने वाले को इत्मीनान रहता था कि इस जन्म में न सही तो अगले जन्म में तो फैसला मिल ही जाएगा। अब ये क्या हो रहा है? मेरी ज़मीन दबा ली गई है, मैं किसी के उसके खिलाफ बात करता हूँ, मुझे नकल लेनी है, वो घूस लेगा पटवारी मुझसे, वो नकल दे रहे मुझे साल भर लगा रहा है, और वो भी उसकी मर्जी पर, आज यूं नहीं, आज वो नहीं, आज फलाना। तो फ्रेम कीजिए ना कि कोई काम होना है तो कितने दिन में। अगर एक मुकदमा किसी ने कायम किया, मुकदमा लिखने के लिए घूस ली जाती है, मुकदमा नहीं लिखते पुलिस वाले कि साहब ऐसे आएंगे तब उनसे बात कीजिएगा। अबे तुम्हारा काम यहाँ बैठे हो लिखो। मगर हर जगह तो अभी लालफीताशाही हावी है, और इसे मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ टाइट किया है, और चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। धीरे धीरे बदलेगी तो ये सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। आप चैलेंजेस जो हैं भारत के समाज को, ज़ाहिर है इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और उसके हर तरह के अच्छे बुरे बैगेजेस रहे हैं, वो चैलेंजेस भी साथ साथ बयान कर रहे हैं। और आपको दिख रहा है कि ये जो पॉलिटिकल धारा है, इसमें उन चैलेंजेस के दूर होने का इम्कान भी है, और कुछ दूर हो भी चुके हैं, और इनका दूर होना ज़रूरी है। फ्रैंकली बहुत सारे चैलेंजेस कैनेडियन सोसाइटी को, अमेरिकन सोसाइटीज़ को भी रहते हैं। सोसाइटीज़ ऐसा नहीं है कि तमाम चैलेंजेस दूर हो जाएंगे और सारा कुछ गायब हो जाएगा। थोड़ी बातचीत हम आखिर में ज़रूर करेंगे, देखते हैं अगर कोई एक आध और क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है जिस पे मेरा ख्याल है मैं बात थोड़ी कर लूँगा, और कुछ आप भी कीजिएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वुड पाकिस्तान सर्वाइव? पहले आप ठीक। मुझे ये बात बहुत सारे दोस्त, ख़ासतौर पर जो मेरे भारतीय कमेंटेटर्स हैं, संजय दीक्षित जी हों, कोई 3-4 सालों से कर रहे थे, जब से इमरान खान का, कहने लगे ताहिर जी लगता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा। मैंने कहा नहीं टूटेगा। मैंने कहा कि टूटना इनफैक्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ताकि उसके ये मसाइल ख़त्म हो जाएं। मगर वहाँ कोई अच्छा काम नहीं होना, तो इसलिए टूटने वाला अच्छा काम भी अब नहीं होगा। बांग्लादेश जब बना था देश, तब पाकिस्तान टूटा था 1971 में, तो उसमें एक होमोजीनियस नेशन थी बंगालीज, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन थी, पाकिस्तान से 2000 किलोमीटर के फासले पे थी। फिर एंड पे अल्टीमेटली भारत ने भी उनको मदद दे दी। ह्यूमन राइट्स के इश्यूज थे, भारत के अंदर खुद इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स था, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, तो फिर भारत ने उनको मदद दे दी। मगर भारत भी कोई 500 लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते तो मदद देता तो कुछ फ़ायदा नहीं होना था। वहीं पर ही जोर चलता है जहाँ पे जोर मौजूद हो ऑलरेडी। अब पाकिस्तान की सूरत हाल में ये जो टूटने वाला मामला है, ये इसलिए नहीं है कि बलोच बहुत कम हैं और लड़ने वाले बहुत कम हैं। मुहाजिर जो आप ही के यूपी सीपी उस वक्त भारत का एक होता था कॉन्सेप्ट, वहीं से गए हुए थे, वो भी डर जाते हैं, वो भी अब पंजाबाइज्ड हो चुके हैं। अच्छा, जो पश्तून हैं वहाँ पे ये लहर ज़रूर है कि उन्होंने कभी अफ़गानिस्तान वाली जो बॉर्डर लाइन है कभी नहीं उनको माना, मगर इसके बावजूद उनको भी क्रश कर लिया जाता है, क्योंकि पश्तूनों की अक्सरियत भी पाकिस्तान आर्मी के साथ आन मिली है। तो अब पाकिस्तान टूटने वाला काम तो मैं आपको साफ बताऊं, फर्दर वो नहीं होना, इसलिए जल्दी तो बिल्कुल नहीं होना, इसलिए कि वो तोड़ने के लिए कोई ताकतवर कुव्वतें नहीं है। दूसरा इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक जो सर्वाइवल है पाकिस्तान का, वो पैरेलल इकॉनमी पाकिस्तान की चल रही है, साथ साथ सरकारी इकॉनमी
ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड है। फिर पाकिस्तान को ऑक्सीजन चाइना से, वेस्टर्न वर्ल्ड ख़ासतौर पर अमेरिका से, IMF से और कुछ ना कुछ गल्फ स्टेट से मिलता रहता है, तो वो भी ये घसीटते रहेंगे। और फिर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए दुनिया की कुव्वतें तैयार नहीं है, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है। तो इसलिए पाकिस्तान इसी तरह रेंगता हुआ चलता रहेगा और यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, यही मैं समझता हूँ। अब आप अपनी राय दीजिए। ये जो सवाल है कि क्या पाकिस्तान सरवाइव करेगा, ये पूरा एक 45 मिनट का एपिसोड चाहता है। इसके लिए बहुत तफसील से बात करने का वक्त नहीं है। मैं ताहिर गोरा साहब से मुत्तफिक नहीं हूँ। पाकिस्तान 100% टूटेगा ये, और एक दफ़ा टूट चुका है। मैं कतकला नहीं कर रहा हूँ। अच्छी दुनिया की मुस्तक़बिल के लिए, अच्छी दुनिया के भविष्य के लिए इसका तोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पॉलिटिकल सिनेरियो दुनिया का ऐसा है कि पाकिस्तान सिचुएशन ऐसी है, मगर वो कितने दिन वैसी रहे नहीं कह सकते। मेरा ख्याल ये है, मेरा कयास ये है, मेरा अनुमान ये है कि पाकिस्तान अगले 5 साल में टिक्का बोटी इसकी हो जाएगी। तफसील से बात करने के लिए फिर किसी से इंडिया पहुंच के करूंगा बात इस पे। 5 साल लगते हैं मुझे लगता है। जी, तुफैल साहब ने अपनी राय दी कि पाकिस्तान मज़ीद टूट जाएगा अगले 5 सालों में, और ये बहस ख़ास तौर पर भारत में गुज़िश्ता 5 सालों से चल रही है। जी। और मुझे उस वक्त भारत के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित ने कुछ ऐसी ही बात की थी। मैं फिर अपनी बात पे जोर देता हूँ कि बदकिस्मती से किसी चीज़ को डिसमेंबर करने के लिए भी बड़ी फोर्सेस चाहिए, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। खैर, आपने दुरुस्त कहा कि ये तो कम से कम 45 मिनट का मौजू है, जिसको बड़ा लंबा है। ठीक है, तो आखिर में हम बातचीत को कंक्लूड करने से पहले एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं कि जैसे तुफैल जी हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो ये कनाडा सिर्फ सैर सपाटे के लिए नहीं आए, एक फेस्टिवल के लिए तशरीफ़ लाए हैं। और वो फेस्टिवल 2 रोज़ बाद यानी सैटरडे और संडे को आर्ट गैलरी ऑफ बर्लिंगटन में GTA का जो हिस्सा है, लेक शोर 1331 लेक शोर रोड, लेक ऑन्टेरियो के ऊपर ही आर्ट गैलरी बनी है, वहाँ पे होगा। तो जो बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ इनकी कंटिन्यूशन भी होगी, मगर इनसे ज़्यादा हट के तुफैल साहब की जो शायरी की और जो अदब की जहत है, उसको हम ज़्यादा वहाँ पे उजागर करेंगे। इनके साथ आरिफ अजाकिया जी ज्वाइन कर रहे हैं, कुशल मेहरा और एमी गनात्रा, और बहुत डिफरेंट ढंग के साथ 17-18 अगस्त को ये फेस्टिवल होने जा रहा है बर्लिंगटन में। और फिर 24 अगस्त को ये शिकागो के हार्पर कॉलेज, शिकागो का जो एयरपोर्ट है, ओहेर शायद उसका नाम है, मैं शिकागो बहुत कम गया हूँ, तो एयरपोर्ट के नाम के प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, मगर आप यकीनी तौर पर समझ गए होंगे। तो उसके पास ही एक कॉलेज है, उसका ऑडिटोरियम है, हार्पर कॉलेज। तो वहाँ पे 24 अगस्त को इसी तरह की बातें होंगी जिस तरह की बातें यहाँ पे आर्ट गैलरी में होंगी। आज चूँकि भारत की इंडिपेंडेंस डे है और पाकिस्तान का जैसे तैसे बनना था उसका हाल भी हमने आपको बयान किया, बांग्लादेश का हाल भी बयान किया, तो उस हवाले से ये बातचीत आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। ये वो बातचीत है जो सिर्फ आज के लिए नहीं है, यूट्यूब पे ये शो रहेगा। ये बातें मेरी और तुफैल साहब की बातें आप जब चाहें आने वाले दिनों में सुने तो आप इनको रेलेवेंट ही पाएंगे। तुफैल साहब, कंक्लूड करते हुए आप क्या कंक्लूसिव रिमार्क्स देना चाहेंगे? बहुत आपसे मिलने की बड़ा जी है। आप सब लोग आइए वहाँ भी और शिकागो में भी, जहाँ आपके बस का हो। ये बात ना आगे सुनिएगा, ये बातें हमारी याद रहें। एक मिसरा है, बस वो याद आया। मिलेंगे, बात करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ घूमेंगे, अच्छा लगेगा। आइए। बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, आज की बातचीत मेरे साथ और तुफैल
चतुर्वेदी जी के साथ सुनने देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आर्ट गैलरी ऑफ बर्लिंगटन में 17-18 अगस्त को और 24 अगस्त को जो लोग शिकागो के आसपास रहते हैं शिकागो में।